हम लास्ट लेक्चर में जहाँ तक हमने रीड आउट कर लिया था वहाँ पर हमने मेजर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस आर्किटेक्चर के कुछ एक पॉइंट और एक आर्किटेक्चर को स्टडी आउट कर लिया था। मैं सिर्फ उसका रिव्यू करूँगा क्योंकि ये भी कंटिन्यू है मेजर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। इससे पहले जो हमने आर्किटेक्चर जिसमें मैंने आपको ऑटोनॉमी, हेटेरोजेनिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके क्लासिफिकेशन की टाइप सारी आपको डिस्कस की, फिर उसके बाद इनके एग्जांपल से भी आपको समझाया। वो जो आर्किटेक्चर था वो बेस करता था थ्योरेटिकल के हिसाब से, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से बेस करता था। आज ये वाला जो आर्किटेक्चर है ये आज भी इसकी एग्जिस्टेंस है और इन यूज प्रैक्टिकल लाइफ इन यूज में भी है और एस्टेब्लिश भी है। ठीक है, ये जो आर्किटेक्चर जो हम स्टडी आउट कर रहे हैं, पहला जिसमें मैंने आपको बताया था वो था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें आपको डिटेल फॉर्म में बताया गया क्लाइंट और सर्वर की कैसे आपस में कंट्रीब्यूशन होती है। ये मैंने आपको सारा कंटिन्यू करवाया था। बेसिक आइडिया डिस्ट्रीब्यूट फंक्शनैलिटी है, दो आर्किटेक्चर हैं जो इसमें यूज़ किए क्लाइंट और सर्वर के हिसाब से। फिर मैंने आपको सर्वर के हिसाब से वो क्या मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, क्लाइंट के हिसाब से वो क्या मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। ये सारा डिफरेंट था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। मैं इसको सिर्फ जस्ट रिव्यू करवा रहा हूँ कि ये हमने इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या क्या स्टडी आउट किया था। ठीक है। मल्टीपल साइट पर क्या होता है, सर्वर साइट पर क्या होता है, क्लाइंट साइट पर किस तरह क्यूरी एग्जीक्यूट होती हैं। ये था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो आज हमारा लेक्चर जहां से हमने आज कंटिन्यू करना है सेकंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर का, वो ये है पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, पीयर टू पीयर आपको पता ही डायरेक्टली जिसमें जो कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर हैं और ड्यू टू दिस वेरिएशंस ये अपना डाटा आपस में कंप्लीट करते हैं। जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ते थे उसमें भी 3 लेवल आर्किटेक्चर था, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ का डिफर था, वो ये था कि यहाँ पर ग्लोबल कंपोनेंट स्कीमा, ये GCS आपको नजर आ रहा होगा, ये चीज़ नहीं होती। ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में होती है, जो कि एक्सटर्नल जो स्कीमा है वो डायरेक्टली अटैच टू दी लोकल कंपोनेंट स्कीमा के साथ अटैच होते थे। ये मैं बताता हूँ कि LIS, LCS और ES क्या होता है, लेकिन मैं आपको वैसे ही वाजे कर रहा हूँ कि अगर मैं अभी बोलूँ कि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है इनके आर्किटेक्चर में, तो ये ग्लोबल का स्कीमा जो है ये डिफर करता है बाकियों से, उस आर्किटेक्चर से। तो ये फिजिकल अटैचमेंट जिसमें LIS जो है उसको बोलते हैं लोकल इंटरनल स्कीमा, फर्स्ट लेयर लोकल इंटरनल स्कीमा, सेकंड लेयर लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा, और ये आपको जैसे कि पता है ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा। और उसके बाद जो DDBS में शो होता है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये सिर्फ DDBS में आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में इंक्लूड होता है। लास्ट जो इससे पहले जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थे उसमें ग्लोबल स्कीमा नहीं आती थी। ये डिफरेंस है। वो 3 लेयर आर्किटेक्चर, ये जो आपकी है 4 लेयर आर्किटेक्चर है। तो उसके बाद जो एंड यूज़र होते हैं, जिसको हमने बोला था एक्सटर्नल स्कीमा, वो एंड यूज़र होते हैं, वो नंबर ऑफ एन तक कहीं भी जा सकते हैं। ये नंबर ऑफ एन तक 1 2 से सोन या नंबर ऑफ एन तक जा सकते हैं। लोकल कंपोनेंट स्कीमा भी नंबर ऑफ एन तक जा सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो वे है वो हम डिस्कस आउट कर लेते हैं। ये सब कुछ नेक्स्ट स्लाइड पर मेंशन है, लेकिन मैं आपको यहीं से इस डायग्राम से ही यहाँ पर और स्लाइड रख कर और आपको वो नेक्स्ट के जितने भी पॉइंट्स है वो क्लियर करवाऊंगा। ठीक है। अगर हम इस डायग्राम को 3 लेवल आर्किटेक्चर के साथ कंपेयर करें तो ये 4 लेवल आर्किटेक्चर है ना, वो जो 3 लेयर आर्किटेक्चर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की है। उसमें इंटरनल स्कीमा यूज होता था, एक्सटर्नल स्कीमा यूज होता था और कंसेप्चुअल स्कीमा यूज होता था। वो सेम है, इसमें भी और उसमें भी सेम है, बट एक लिटिल डिफरेंस ये है कि इसमें ग्लोबल स्कीमा जो कि ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा के नाम से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें जो डिफाइन करता है डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम को, और यही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डिफरेंट व्यू में डिफर करता है उससे।
तो एक्सटर्नल स्कीमा जो है वहाँ पर यहाँ पर जो एक्सटर्नल जितने भी एक स्कीमा है वो अटैच किसके साथ है, ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा के साथ। लेकिन जो आपने 3 लेवल आर्किटेक्चर स्टडी आउट किया था उसमें जो एक्सटर्नल स्कीमा था वो सारे डायरेक्टली कनेक्टेड थे लोकल स्कीमा के साथ। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट जो है हमने ये डायग्राम तो स्टडी कर लिया, आपने इसी तरह इसमें डिटेल लिख देनी है जिस तरह मेंशन आउट मैंने आपको किया है कि आपके पास जो फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन एट ईच साइट डिफाइनिंग लोकल इंटरनल स्कीमा, जो फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन हर एक साइट पर अपने लोकल इंटरनल स्कीमा शो करता है। जैसे कि उससे ऊपर जो है, जैसे कि मैंने 1 बाय 1 आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो स्लाइड्स अब चल रही हैं इसका जिक्र मैं आपको पहले डायग्राम से समझा चुका हूँ, तो वही वर्ड बार बार यूज़ किया, यानी कि जो सबसे नीचे वाले लोकल इंटरनल स्कीम है, उससे ऊपर कॉन्सेप्चुअल लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीम है, उसके बाद फिर जो जो लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को सबको कवर कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, जिसको एक्सटर्नल जो फिर बाद में सपोर्ट करता है ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को सपोर्ट करता है एक्सटर्नल स्कीमा, जिसको हम एक्सटर्नल स्कीमा को एंड यूजर भी कहते हैं। इसी तरह इसमें एक चीज़ तो इन्वॉल्व आती है कि ट्रांसपेरेंसी सपोर्टेड होती है। ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बार बार यही बताया कि ट्रांसपेरेंसी वो वर्ड है कि जिसमें यूज़र एंड से हाइडनेस रखी जाए कि इसके पीछे कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल किया जाए, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। सपोर्टेड होती है कि यूज़र ये सिर्फ जो डीबीए होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, या जो डेटाबेस की क्यूरी को हैंडल आउट कर रहा होता है, तो वो सिर्फ इनसे वाकिफ होते हैं कि कौन सी डेटाबेस इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ यूज़र एंड को इससे इसकी, क्योंकि अगर यूज़र एंड को सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ जाए तो फिर उनका और बाकी डेटाबेसेस में बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो एक्सटेंशन इसकी जाहिर सी बात है, जो सा मॉडल हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था हमसे स्पार्क मॉडल, उसको एक्सटेंशन इसकी मौजूद है इसमें भी। तो लेकिन सबसे जो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, डाटा इंडिपेंडेंस सपोर्टेड है, जिसमें डाटा और प्रोग्राम सेपरेटली वर्किंग करते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, इनका आपस में ताल्लुक कोई नहीं होता। अगर एक में चेंज करते हैं तो दूसरे में चेंज नहीं आता, अगर डाटा में चेंज करते हैं तो प्रोग्राम एज इट इज़ रहता है, अगर प्रोग्राम में चेंज करते हैं तो डाटा एज इट इज़ रहता है। इसमें एक और चीज़ का ऐड है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में, डाटा की डिक्शनरी और ग्लोबल डिक्शनरी इन्वॉल्व होती है। यानी कि डाटा के हिसाब से कोई हिस्ट्री पड़ी होगी, उसके बाद ग्लोबल एग्जिस्टेंस भी इसमें डायरेक्टली के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। वो चीज़ें हैं जो कि इस मॉडल में पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूशन में सपोर्टेड है। जैसे कि बहुत सपोर्ट करता है, ये दोनों को सपोर्ट करता है, लोकल भी ग्लोबल मैपिंग पर भी इसका इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास जो पीयर टू पीयर का कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा कि ये वो चीज़ें हैं जो सपोर्टेड हैं इस आर्किटेक्चर में, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में। ये उसके बारे में आपको स्टडी आउट करवाया। अच्छा, ये था कुछ डायग्राम जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। वो डायग्राम है, एक साइड पर यूज़र एंड का सिस्टम है, एक साइड पर डेटाबेसेस है। ठीक है, यूज़र जो है अपनी रिक्वायरमेंट जो है इंटरप्रेट करता है, यूज़र कमांड जाती है डेटाबेस को, फला कोई चीज़ का डाटा एक्सेस करना हो तो यूज़र कमांड सेंड करता है। ठीक है, और डेटाबेस के पास जब कमांड वो जाती है, जैसे कि ये फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि इनमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं जस्ट इसमें सिर्फ आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यूज़र से रिक्वेस्ट जाए तो डेटाबेस उस पर कैसे वर्किंग करता है, और अगर दूसरे एंड से देखा जाए तो दूसरे एंड से डेटाबेस यूज़र एंड पर क्या चेंजेस आती हैं। तो पहली जो मैंने कंपोनेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूज़र ने रिक्वेस्ट सेंड की डेटाबेस को, और जाहिर सी बात है डेटाबेस कुछ एज इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट कुछ सेंड करेगा, यूज़र की रिक्वेस्ट पर कोई इंफॉर्मेशन देगा, रिजल्ट देगा। लेकिन वो सबसे पहले जब इसके पास यूज़र की तरफ से क्यूरी आती है तो वो इस पर चेकआउट करता है कि ये इसकी जो क्यूरी है प्रोसेसेबल है भी है कि नहीं, क्या इसको हम प्रोसेसिंग इसकी कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले डेटाबेस इसको चेकआउट करता है, फिर उसके बाद इसमें जितने लेवल पर उसकी जो यूज़र क्यूरी होती है उसको ऑप्टिमाइज एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी बनाकर उसको एप्लीकेबल करके यूज़र एंड की तरफ सेंड की जाती है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि डेटाबेस जो आपका इस्तेमाल हो रहा होता है वो ग्लोबल होता है, ग्लोबल क्यूरी से आपका डाटा जो है लोकल क्यूरी की तरफ आ रहा है, क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था यूज़र आपके लोकल है,
और डेटाबेसेस आपकी ग्लोबल है, जो कि हर सिस्टम उस डेटाबेसेस से अपनी एक्सेस ले सकता है। यही तो डिस्ट्रीब्यूटेड का हर एक सिस्टम पर अपना अपना डेटाबेस, सब डाटा मौजूद है। जैसे आपने रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि तमाम कंपोनेंट जो डिफरेंट साइट्स पर पड़े हैं, उन तमाम कंपोनेंट्स पर ऑल डाटा मौजूद है, तो कहीं से भी आप डाटा फेच कर सकते हैं। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो ये इसमें डिफर है कि यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट की और डेटाबेस ने उसको प्रोसेसिंग के हवाले से उसका चेकआउट किया, फिर उसके बाद उसकी ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी अप्लाई की, और ग्लोबल क्यूरेटिव लोकल वंस, जाहिर सी बात है जो मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा तो कोऑर्डिनेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूशन ऑफ यूज़र रिक्वेस्ट, और उसके मुताबिक जो उसकी रिक्वेस्ट है उसको आगे गो थ्रू करता है, और उसकी जो क्यूरी है उसको फॉलो कर कर, और उसमें जो भी जिस किस्म का उसने रिजल्ट शो करवाना है वो अपना रिजल्ट यूज़र क्यूरी लोकल क्यूरी पर सेंड कर देता है। ठीक हो गया, ये था ये। अब नेक्स्ट जो इस पे मैं नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करूंगा कि यूज़र साइन पर अगर मैं, ये तो था यूज़र ने रिक्वायरमेंट, लास्ट जो हमें पढ़ा उसमें था कि यूज़र ने रिक्वायरमेंट सेंड की डेटाबेस को, डेटाबेस ने वहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की, ये चीज़ थी। अब जो ये नेक्स्ट डायग्राम है, उसी डायग्राम को एक न्यू वेज में मैंने इसको मेंशन आउट किया है। उसमें यह है कि सबसे यूज़र एंड की तरफ से ये है कि डाटा आइटम जो भी उसने यूज़ करना है, उसका पाथ यूज़ करना है, उसने बेस्ट पाथ को एक्सेस करना हो। यूज़र साइड से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो अपनी तरफ अपनी एंड से क्या बेहतरी कर सकता है, कि चूज द बेस्ट एक्सेस पाथ टू एनी डाटा आइटम। सेकंड पर जो इस चीज़ का उसको एश्योरेंस होनी चाहिए कि अगर किसी किस्म में उसका कहीं से डाटा लॉस होता है, लोकल साइट पर कहीं से डाटा लॉस होता है, लेकिन उससे ये होगा क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं तो हर एक लोकल साइट पर डाटा मौजूद है। तो ये चीज़ की उसके पास श्योरेंस होनी चाहिए कि अगर कोई एक सिस्टम या किसी किस्म का फेलियर आता है लोकल डाटा में, तो आपका डाटा दूसरे एंड से कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ये यूज़र एंड की तरफ से पहले जो हमने स्टडी आउट किया था वो डेटाबेस की एंड से था। उसके बाद जो फिजिकली एक्सेस द डाटा एज पर द कमांड जनरेटेड बाय क्यूरी ऑप्टिमाइजर, जो भी आपका डेटाबेस की क्यूरी होती है, डेटाबेस अपनी यूज़र की रिक्वेस्ट कैसे सेंड करता है, वो क्यूरी के जरिए सेंड करता है। डेटाबेस क्यूरी ऑप्टिमाइजर यूज़ करता है, कुछ कमांड सेंड करता है जिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो उसका इंटरेक्ट होता है, और वहाँ से फिर डेटाबेसिस के बाद रिक्वेस्ट जाने के बाद फिर वो अपना काम करता है, उस डाटा को चेक करना, प्रोसेस करना, क्या आया कि इस पर मैं इसका रिजल्ट दे सकूं या नहीं दे सकूं, आया तो इसने जो आंसर मांगा है वो मेरे पास मौजूद है, प्रोसेस होने के काबिल है। पहले जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया वो था यूज़र की रिक्वेस्ट डेटाबेस की तरफ जाए तो डेटाबेस उस पर क्या वर्किंग करता है। नेक्स्ट जो अभी आपके पास स्लाइड आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, उसमें आपके पास ये है कि यूज़र एंड की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो डेटाबेस को रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले इस चीज़ का मेक श्योर कर ले। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा ये था ग्लोबल, जो मैंने लास्ट दो आपको डायग्राम बताई, वो दो डायग्राम है बेसिकली। ये एक थी यूज़र रिक्वेस्ट टू डेटाबेस, जिसको मैं कहता हूँ जब ये डाटा सेंड करते हैं ना वापसी, अगर यूज़र रिक्वेस्ट ने डेटाबेस को सेंड की तो डेटाबेस ने अपनी क्यूरी जो है वापस यूज़र को देनी है ना, तो वो ग्लोबल टू लोकल साइट हिसाब से होगा। लेकिन अगर मैं जो सेकंड डायग्राम आपको स्टडी आउट कराई है उसमें ये है कि आपके पास वो कौन से बेस हैं जिसमें यूज़र अपनी क्यूरी जो जब सेंड करता है तो सेंड करने के बेस पर उसको कौन कौन सी क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, वो दूसरे कंपोनेंट में आपको मेंशन आउट किया। उसको कह सकते हैं लोकल टू ग्लोबल, कि यूज़र एंड से ग्लोबल डेटाबेस की तरफ जब वो रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले पहले। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड एंड लास्ट आर्किटेक्चर है वो है मेजर डाटा डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस आर्किटेक्चर। जो थर्ड वन है वो है मल्टी डेटाबेस सिस्टम। पहला हमने स्टडी आउट किया, वो किया हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सेकंड हमने DDBS का यूज़ किया, उसमें था हमारे पास पीयर टू पीयर, जो अभी हमने कंप्लीट किया।
और थर्ड वन, लास्ट वन इज मल्टी डेटाबेस सिस्टम। मल्टी डेटाबेस सिस्टम की जैसे कि डेफिनेशन के साथ मेंशन आउट है कि प्रोवाइड द एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल साइट्स in the case of autonomous heterogeneous and must be in distributed databases that is called multi database system। शर्त ये है कि आपको एक्सेस मिलना मल्टीपल साइट से और वो इस मामले में खुद मुख्तियार भी हो कि आपका जो डाटा है वो हेट्रोजीनियस हो। हेट्रोजीनियस का मतलब है मुख्तलिफ साइट पर डिफरेंट डाटा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटाबेसिस के हिसाब से डिफरेंट डाटा मौजूद हो, लेकिन वो एक्सेस आपको ऑटोनोमस एक्सेस दे दे मल्टीपल साइट से। और वो साथ में ये शर्त भी है कि आपने जो डेटाबेस इस्तेमाल करनी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर डेफिनेशन को स्टडी आउट करवाया है, लेकिन अगर मैं आपको कुछ इसकी एग्जांपल से आपको समझाऊं कि अगर दो इंडिपेंडेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो और किसी वजह से वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हम अपनी जो इंफॉर्मेशन हैं, अपनी इंफॉर्मेशन है वो हम मल्टी डेटाबेस इन्वायरमेंट पर डिसाइड कर लेते हैं कि कोऑपरेट करें। तो हर साइट इंडिविजुअली कंपोनेंट डेटाबेस पर वर्क कर रही होती है। हर साइट इंडिविजुअली कंपोनेंट डेटाबेस पर वर्क कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हों जो हमारे यहाँ पर एग्जिस्टेंस हो विद इन दिस सिटी एंड अदर सिटी, तो वहाँ पर वो अगर अपने लाइब्रेरी, अगर उनमें से एक मैं कॉन्सेप्ट ले लूँ लाइब्रेरी का अगर मिसाल के तौर पर आपकी यूनिवर्सिटी है, पंजाब है, आपके जीसी है, आपकी एग्रीकल्चर है, हर एक का लाइब्रेरी का सिस्टम क्राइटेरिया कंपोनेंट डेटाबेसेस इनके डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो ये ऑटोनोमस डेटाबेसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं और लाइब्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर तमाम यूनिवर्सिटी इस चीज़ पर एग्री हो जाएं कि हम आपस में कोऑपरेट करते हैं, कैसे कि आप अपनी साइट से डेटाबेसेस को एक्सेस करेंगे और हम अपनी साइट से डेटाबेसेस को एक्सेस करेंगे, तो इस केस में मल्टी डेटाबेसेस इन्वॉल्व हुई है। बताने का मकसद, जो चलें इसको और डिटेल में आपको बताता हूँ कि लेट्स से मल्टी डेटाबेस एग्रीमेंट कर लेते हैं 20 यूनिवर्सिटीज़ के साथ। मल्टी डेटाबेसेस जो है सिस्टम एग्रीमेंट कर लेती है और एक स्टूडेंट जो कि किसी यूनिवर्सिटी को एक्सेस करने की चाहता हो, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हो या वहाँ पर एक्सेस करना चाहता हो किसी किस्म से, तो उसको क्या करेगा, वो वन स्टूडेंट वांट टू एक्सेस ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, सो दिस स्टूडेंट, उसके पास ऑल यूनिवर्सिटी 20 की 20 यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड उसके पास मौजूद हो जाएगा, क्योंकि वो लॉगिन करना चाह रहा है। और वो कहाँ से एक्सेस करे, किस जगह से एक्सेस करे, ये इशू क्रिएट होता है। तो ये एक टफ क्राइटेरिया कि अगर 20 यूनिवर्सिटी हो सकता है, 100 यूनिवर्सिटीज हों, 50 यूनिवर्सिटीज हों, तो क्या यूजर हर एक साइट पर लॉगिन करेगा? तो यहाँ पर डिफिकल्टी आती है। तो वहाँ पर ये मल्टी डेटाबेस सिस्टम नहीं है। पहली बात कि जब ऑल यूनिवर्सिटीज पर उसकी लॉगिन करने की जरूरत पेश आ जाए कि एक पर वो करे और सब पर डाटा मौजूद ना हो, हर एक पर लहदा करना पड़े, क्योंकि हर एक अपनी लोकल वेबसाइट यूज करे, हर एक का ऑटोनोमस लाइब्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से डेटाबेसेस है, तो एक्सेस करने में डिफिकल्टी आती है। अब मैं इसको मल्टी डेटाबेस सिस्टम की तरफ आने लगा हूँ, जो कि डेफिनेशन में भी मेंशन है कि ऑन मल्टी डेटाबेस सिस्टम में अगर दो यूनिवर्सिटी एग्रीमेंट करती हैं कि हम अपने जो कंपोनेंट डेटाबेसेस हैं उसको शेयर करेंगे, अपने जो डेटाबेसेस हैं उनको शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद यहां पर सुनिएगा, एक ग्लोबल स्कीमा बनाएं, यानी कि दो यूनिवर्सिटियां उनकी लहदा जो डेटाबेसेस हैं उनको आपस में शेयर करने का एग्रीमेंट करें और फिर उससे एक ग्लोबल स्कीमा बनाएं।
तो इसका एडवांटेज ये है कि जब स्टूडेंट एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो उन साइट पर लॉगिन नहीं करेगा, वो ग्लोबल स्कीमा पर लॉगिन करेगा। और वो जैसे ग्लोबल स्कीमा पर जैसे ही लॉगिन करेगा, चाहे वो 2 यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो 10 यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो 20 यूनिवर्सिटी हो, या चाहे वो 50 यूनिवर्सिटी से अबव हो, तो उसको उन सब का एक ही ग्लोबल स्कीमा होगा और उस ग्लोबल स्कीमा के थ्रू वो लॉगिन होगा तो उन तमाम यूनिवर्सिटी पर उसकी एक्सेस हो जाएगी। ये है मल्टी डेटाबेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट। जो डेफिनेशन में आपको बताया वो ये है कि तमाम जो यूनिवर्सिटी साइट हैं, हो सकता है यूनिवर्सिटी साइट या दूसरी साइट्स भी हो सकती हैं, वो अपने डेटाबेसेस को शेयर करने चाह रहे हो और उस डेटाबेसेस को शेयर करने के लिए वो एक ग्लोबल स्कीमा के तौर पर एक इंफॉर्मेशन डेटाबेस बनाते हैं और सारे अगर उधर से एक्सेस करते हैं तो इससे हार्डनेस कम हो जाती है। और यही डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम की ब्यूटी है कि जिसमें ग्लोबल स्कीमा तो मेन सिंगल रहता है, लेकिन लोकल जो है वो मे बी या इंक्रीजिंग होते रहे, यूनिवर्सिटी बढ़ती चले जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन ग्लोबल स्कीमा तो एक ही है ना सबका, इसको कहते हैं मल्टी डेटाबेस सिस्टम। तो इसके 2 फैक्टर्स हैं जो नेक्स्ट हमने स्टडी आउट करने हैं। वो फर्स्ट है ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर और सेकंड वन है फेडरेटेड स्कीमा आर्किटेक्चर। ठीक है, ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि हम एक कॉमन कंबाइंड स्कीमा बना दें उसको। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था ग्लोबल स्कीमा की, वो यही आर्किटेक्चर है कि जिसमें हम तमाम डेटाबेसिस, तमाम यूनिवर्सिटी की डेटाबेसिस को मिला के एक मर्ज करके एक ग्लोबल स्कीमा के तौर पर डेटाबेस बना दें जिसको एक्सेस करना हर एक के लिए आसानी पैदा हो गया इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में। उसको ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर कहते हैं। फेडरेटेड स्कीमा आर्किटेक्चर आपको मैं एग्जांपल के से समझाऊंगा। इसमें जो 3 एंड 4 लेवल आर्किटेक्चर से 1 स्टेप हायर है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो फेडरेटेड स्कीमा आर्किटेक्चर है ये मर्जिंग विल बी ऑन डिफरेंट फेडरेशंस, यानी कि मल्टीपल साइट्स मल्टीपल प्लेसेस पर एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसको फेडरेटेड स्कीमा आर्किटेक्चर बोला जाता है। क्योंकि ये मर्ज करती है डिफरेंट फेडरेशन पॉइंट, डिफरेंट मल्टीपल प्लेसेस से अपना डाटा को मर्ज आउट करती है और फिर जाके एक फॉर्मेशन बनाती है। तो जब इसको मैं इसको फर्दर स्टडी कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये था आपके पास ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर जो कि आपको स्क्रीन पर मेंशन भी है या नज़र भी आ रहा है। इसको स्टडी आउट कैसे, जो मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है जो मेरा डिस्कस करना है, बाकी कंप्लीट है। कि इसमें भी लोकल स्कीमा और लोकल एक्सटर्नल स्कीमा, कंपोनेंट स्कीमा, लोकल स्कीमा, कंपोनेंट स्कीमा, ग्लोबल स्कीमा एंड ग्लोबल एक्सटर्नल स्कीमा, ये वो 4 लेयर्स हैं जो कि ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्ट, जिसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस स्कीमा में आर्किटेक्चर में पढ़ा। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आर्किटेक्चर वो 3 लेयर है, जिसमें लोकल है और कंसेप्चुअल है और थर्ड एक्सटर्नल है स्कीमा है। लेकिन जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में आ जाते हैं, पीयर टू पीयर, जैसे हमने एग्जांपल दी, वो ये ग्लोबल, उसमें एक कंसेप्ट ऐड हो जाता है, वो ये है कि ग्लोबल स्कीमा ऐड हो जाता है कि आपका डाटा जहां से भी इकट्ठा किया जाएगा वो ग्लोबल स्कीमा में ऐड होगा। जैसे अभी मैंने मल्टी डेटाबेसिस का कंसेप्ट दिया कि सब यूनिवर्सिटी, ये सारे आप समझ लें यूनिवर्सिटीज हैं। लोकल स्कीमा जो कंपोनेंट स्कीमा, ये लोकल स्कीमा से डाटा इकट्ठा करके कंपोनेंट स्कीमा पे रखते हैं और कंपोनेंट स्कीमा जो है इंटीग्रेट करते हैं अपने डाटा को एज इट इज ग्लोबल स्कीमा पे। फिर वहां से यूजर जितने भी हैं, ये एक्सटर्नल यूजर जितने भी हैं, यूजर वहां से अपने ग्लोबल स्कीमा से एक्सेस ले लेते हैं। ये 4 लेयर आर्किटेक्चर है। तमाम यूनिवर्सिटी लाइक लोकल स्कीमा रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर ऑन डायग्राम पर। तो स्कीमा ट्रांसलेशन जिस तरह भी आया कि कंपोनेंट स्कीमा जो है, लोकल स्कीमा को तो हम हर कोई जानते हैं कि क्या होती है। तमाम यूनिवर्सिटी जो है, अगर एग्जांपल के तौर पर रखूं तो वो एक लोकल स्कीमा रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं। ये वाली लोकल स्कीमा, जितने भी यहाँ पर स्कीमा आएंगे मतलब उतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक हो गया। तो इसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि कंपोनेंट स्कीमा क्या होता है, नेक्स्ट लेवल पर कंपोनेंट स्कीमा आर दोज साइट ऑन लोकल साइट विच आर विलिंग टू शेयर। ये वो साइट्स होती हैं जो कि अपने
साइट्स को शेयर करने की एबिलिटी रखती हैं। सो हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट साइट्स आर द सबसेट्स ऑफ द लोकल स्कीमा, यानी कि कंपोनेंट साइट किसका सबसेट है? लोकल स्कीमा का। सबसेट क्यों बोला? सबसेट ये इसलिए बोला कि हर कोई साइट अपना सारा डाटा शो नहीं करती और अपना सारा डाटा शेयर करती भी नहीं है। जिस जिसकी कमांड आती है उसका डाटा सेंड किया जाता है, अदर बाकी डाटा हाइड रखा जाता है। तो कंपोनेंट स्कीमा की पहली रीजन ये है कि ये सबसेट है किसका? लोकल स्कीमा का। नॉट शेयरिंग है फुली, जो मैं अभी आपको मेंशन आउट कर चुका हूँ। उसके बाद है ऑन दिस कंपोनेंट साइट, on this component size schema transpiration process apply also on it। इसमें कंपोनेंट स्कीमा जो कि यूजर एंड से हाइड होता है, तो इसमें ट्रांसपरेशन जो प्रोसेस है वो भी इसमें अप्लाई होता है कंपोनेंट स्कीमा में। आई होप कि आपको कंपोनेंट स्कीमा का मालूम हो गई होगी। तो ये सारे कंपोनेंट स्कीमा क्या होते हैं? जब हम तमाम मल्टी डेटाबेस सिस्टम से इसका डाटा ले लेते हैं कंपोनेंट स्कीमा पे, तो वो इसमें जो हम जब हम बात कर रहे हैं मल्टी डेटाबेस सिस्टम की, तो देन ऑल थ्री एस्पेक्ट्स जो ऑटोनॉमी है, हेट्रोजेनिटी है एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर मैक्सिमम होती है। यहाँ पर कंपोनेंट स्कीमा में जो थ्री एस्पेक्ट हमने स्टडी आउट किए थे वो कौन से थे? ऑटोनॉमी, हेट्रोजेनिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टी डेटाबेस सिस्टम में मैक्सिमम होती है, क्योंकि लोकल स्कीमा पर वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और ऑटोनोमस होते हैं। जब इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस हों तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर मैक्सिमम चांसेस फॉर हेट्रोजेनिटी इन्वॉल्व हो जाती है। सो इन मे बी अ डिफरेंट डाटा मॉडल्स ऑन लोकल स्कीमा। इस बेस पर हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो इधर एक वर्ड यूज किया है स्कीमा इंटीग्रेशन का, मैंने डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मर्ज ऑल द कंपोनेंट स्कीमा टू गेट अ सिंगल स्कीमा दैट इज ग्लोबल स्कीमा। और लास्ट पर आपके पास जो है वो ग्लोबल एक्सटर्नल स्कीमा है जो कि यूजर एंड है। ये था ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट, जो मल्टी डेटाबेसिस सिस्टम में पहले पॉइंट आउट को मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो हम अगला जो इसका पॉइंट है जिसमें फेडरेटेड स्कीमा आर्किटेक्चर को स्टडी आउट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।